दक्ष ने सोचना शुरू किया। वह इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट गुट में शामिल होना चाहता था, लेकिन मेघवंश पवित्र संप्रदाय ने उनके प्रस्ताव के साथ बहुत ईमानदारी दिखाई थी। वह उन पर विचार कर सकता है। चंदेश्वर, तुम बहुत कंजूस हो। हा हा हा, तुम्हारा प्रस्ताव बहुत ही अनाकर्षक है। तुम इनका उपयोग करके दक्ष को अपने गुट में शामिल होने के लिए कैसे कह सकते हो? तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। आसपास के द्वीपों से 10 से अधिक लोग उड़कर ऊपर आए तो लोग चिल्लाने लगे। उनमें से ज्यादातर आंतरिक हवेली के शिष्य थे और उनकी साधना मार्शल माननीय क्षेत्र में थी। उनमें से सिर्फ 2 से 3 ही मार्शल देव सम्राट क्षेत्र में थे। दक्ष, यदि तुम आध्यात्मिक क्रिस्टल के शीर्ष पर हमारे कैंगहाई पवित्र हॉल गुट में शामिल होने के लिए सहमत हो तो हम तुम्हें सीधे एक देव क्षेत्र का उच्च साधना कौशल देंगे, एक मजबूत युवा ने अपनी गहरी आवाज में कहा। द्वीप पर मौजूद कई लोगों की सांसें थम सी गईं जब उन्होंने उसे सुना। कैंगहाई पवित्र हॉल ने दक्ष को सर्वोच्च स्तर का उच्च साधना कौशल प्रदान करने में अत्यंत उदारता दिखाई। देव क्षेत्र पर पहुंचने के बाद मार्शल आर्ट और हथियारों के स्तर में बहुत अंतर आया। एक देव क्षेत्र का उच्च साधना कौशल एक देव क्षेत्र के निम्न हथियार से युक्त एक देव क्षेत्र के मध्य साधना कौशल से कई गुना अधिक मूल्यवान था। कैंगहाई पवित्र हॉल ने देव क्षेत्र उच्च साधना कौशल के साथ दक्ष को आकर्षित करने की पूरी कोशिश की थी। दक्ष, हमारी चिक्सिया गुफा तुम्हें एक देव क्षेत्र उच्च साधना कौशल और एक देव क्षेत्र उच्च मार्शल आर्ट तकनीक देने के लिए तैयार है, एक युवा महिला ने गंभीरता से कहा। दक्ष, हमारा वुज्जी पवित्र पर्वत तुम्हें इसी तरह की मार्शल आर्ट प्रदान करने के लिए तैयार है। हमारे ग्वांगयुन दिव्य महल गुट के पवित्र पुत्र ने कहा है कि वह तुम्हें एक दिव्य फल देंगे जो तुम्हारी साधना को तुरंत एक स्तर तक बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। दिव्य फल कुछ भी नहीं है। हमारे ज्योतिष पवित्र द्वार गुट में शामिल हों और स्टार सर्कुलेटरी फोर्स की साधना कर सकते हैं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हारी लड़ाकू शक्ति एक स्तर तक बढ़ जाएगी। हर कोई दक्ष को अच्छे प्रस्ताव देने लगा। द्वीपों पर लड़ाई देख रहे लोग हैरान थे। गुटों द्वारा दिए जा रहे प्रस्ताव और भी आकर्षक होते जा रहे थे। वे दक्ष को अपने साथ शामिल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। बहुत से लोग ईर्ष्यालु थे। दक्ष से अपनी तुलना करना उनके लिए किसी काम का नहीं था। उनमें से कुछ ने अपने परिचित लोगों को गुटों में शामिल करने के लिए उनसे संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि वर्तमान में 10 से अधिक गुट दक्ष के लिए लड़ रहे हैं। राका और ताइशी परिवार गुट के लोग पीले दिख रहे थे। विभिन्न गुटों ने ऐसे समय में दक्ष को अपने साथ शामिल करने की कोशिश की और उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। एक बार दक्ष किसी भी गुट में शामिल हो गया तो उसके लिए उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उस समय उनके हाथ बंधे होंगे। दक्ष ने शांति से लोगों को देखा और उनका आकलन किया। उसे उन प्रस्तावों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उन्होंने उससे वादा किया था, क्योंकि वह ऐसी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं करता था, भले ही वे मूल्यवान हों। उसके पास पर्याप्त धन था और उसका स्वर्ग संयोजन भूत कौशल बहुत ही भयानक था। उसका मानना था कि इससे अधिक भयानक कोई और कौशल नहीं है। दक्ष उनकी ईमानदारी की तलाश में था। क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस गुट से हैं? दक्ष ने अपनी मुट्ठी बनाकर एक दुबले पतले युवक से पूछा। हालांकि दक्ष ने यह प्रश्न किया था, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि वह दुबला पतला युवक इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट गुट से था, क्योंकि यह एकमात्र गुट था जो उन लोगों में से गायब था जो उसे अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। यह दुबला पतला युवक साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखें चील की तरह तेज थीं। हालांकि उसकी साधना केवल रैंक 9 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र में थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। मेरा नाम मेघांश है और मैं इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट गुट से हूं, दुबले पतले युवक ने कहा। दक्ष ने सिर हिलाया और पूछा, क्या मैं आपका प्रस्ताव जान सकता हूं? दक्ष कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा था। चूंकि दुबला पतला युवक उसके सामने खड़ा था, इसलिए वह दक्ष को अपने गुट में शामिल करने के लिए ही यहां आया होगा। यह हमारे पवित्र पुत्र ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह उनके जितना ही अच्छा होगा।
यदि बेहतर नहीं होगा? मेघांश ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद कहा। उन्होंने दक्ष से कोई वादा नहीं किया क्योंकि पवित्र पुत्र सांबा ने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया था। इससे वह असमंजस में पड़ गया और उसने दक्ष को कुछ भी देने की हिम्मत नहीं जुटाई। जब दक्ष ने उसकी बात सुनी तो उसने सिर हिलाया। फिर उसने लोगों की तरफ देखा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, क्या आप मुझे सोचने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? कृपया मुझे वह काम पूरा करने दें जो मुझे इस समय करना है। उसने किसी से भी जुड़ने का वादा नहीं किया था, लेकिन मामले को स्थगित कर दिया था। वह इस मुद्दे से निपटना चाहता था। ठीक है, कोई बात नहीं। लोग सहमत हो गए और उनसे जवाब देने के लिए दबाव नहीं डाला। इसके बाद दक्ष वापस द्वीप के केंद्र की ओर उड़ा और समुद्र की सतह पर उतरा। राका, चूंकि तुमने हमला कर दिया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ताइशी परिवार के गुट में कोई और नहीं है जिसे तुम बाहर भेज सको? दक्ष ने राका को देखते हुए व्यंग्य किया। राका एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दक्ष निश्चित रूप से मार देगा जब वह ऐसा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगा। यदि अन्य लोग दक्ष की मदद के लिए आगे नहीं आते तो उसे राका द्वारा मार दिया जाता। इस समय उसे पूरा विश्वास था कि वह सुरक्षित रहेगा क्योंकि सभी गुट उसे अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। दक्ष, हमारे ताइशी परिवार का गुट हमारे इतने सारे लोगों को मारने के लिए तुम्हें नहीं छोड़ेगा, राका ने गंभीर भाव से कहा। उसके पास वास्तव में कोई नहीं था जिसे वह दक्ष से निपटने के लिए भेज सके। रैंक 4 और रैंक 5 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र में जो शिष्य थे, उनमें से कोई भी दक्ष का मुकाबला नहीं कर सकता था जब तक कि उसने रैंक 6 पर मौजूद शिष्यों को बाहर नहीं भेज दिया। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? दक्ष ने जब सुना कि राका ने क्या कहा तो वह हंस पड़ा। उसने अपनी आवाज ऊंची की और कहा, इस मामले में मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम अपने सभी शिष्यों को जो रैंक 4 और रैंक 5 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र में हैं, एक बार में मुझसे लड़ने के लिए भेज सकते हो। हालांकि दक्ष की आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन उसने जो कहा वह लोगों के दिमाग में रह गया। उस समय फाइटिंग दुनिया इतना शांत हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे पिन गिरने की आवाज आ रही हो। कई लोग दंग रह गए और अविश्वास से दक्ष को देखने लगे। यहां तक कि राका और ताइशी परिवार गुट के लोग भी हैरान थे। 3 सांसों के बाद लोग अपने होश में आए और वहां कोलाहल मच गया। क्या? दक्ष ने क्या कहा? क्या मैंने गलत सुना? क्या उसने ताइशी परिवार गुट के सभी रैंक 4 और 5 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञों को एक ही समय में उससे मुकाबला करने की अनुमति दी है? अरे नहीं, क्या वह पागल है? वह अति आत्मविश्वासी है। लोग आपस में चर्चा करने लगे। हंगामा मच गया। जाहिर तौर पर वे दक्ष की बात से हैरान थे। जो लोग उच्च साधना स्तर के थे, उन्होंने अपना सिर हिलाया। उन्होंने दक्ष की बातों को दिल पर नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि दक्ष गुस्से में था क्योंकि वह राका के हाथों लगभग मर गया था और उसने गुस्से में ऐसा कहा था। जाहिर है दक्ष क्रोधित था, लेकिन उसने यह बात गुस्से में नहीं कही थी। वह बस ताइशी परिवार गुट के सभी शिष्यों से लड़ना और उन्हें मारना चाहता था जो रैंक 4 और रैंक 5 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र में थे। चूंकि राका उसे मारना चाहता था, इसलिए उसे इसके लिए उन्हें अपने खून से भुगतान करना पड़ेगा। तुम बकवास कर रहे हो, राका ने दुखी होकर कहा। उसने दक्ष की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वह सोच रहा था कि वह दक्ष से कैसे निपट सकता है। तुम डरे क्यों हो? दक्ष ने राका को बेपरवाही से देखा। अचानक एक घमंडी नजर से वह चिल्लाया, मैं तुम्हें यह बता दूं, चाहे तुम आज कितने भी रैंक 4 और रैंक 5 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र के शिष्यों को भेजो, मैं उन सभी को मार डालूंगा। दक्ष की आवाज तेज हो गई। यह वज्रपात की तरह था और यह सभी के कानों में गूंज उठा। वह घमंडी और दबंग था। वह क्रोधित था। अगर उसने आज ताशी परिवार के गुट को सबक नहीं सिखाया तो वे सोचेंगे कि वह एक कमजोर व्यक्ति है। दक्ष ने जो कुछ कहा था उससे ताशी परिवार गुट के लोग क्रोधित हो गए थे। वह बहुत घिनौना है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह हम पर नजर डाले? वह अपने विनाश को स्वयं आमंत्रित कर रहा है। घमंड। रैंक 4 और रैंक 5 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र के सभी शिष्यों को उससे मुकाबला करना चाहिए। हम उसे तुरंत मार देंगे। उफ, मार डालो उसे। ताइशी परिवार के गुट के लोग गुस्से से चिल्लाने लगे।
उन्हें दक्ष को मारने की तीव्र इच्छा थी और अब जब उन्होंने उसे इतनी अहंकारी बातें करते हुए सुना था तो वे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। स्वूश, स्वूश, स्वूश! हवा में चीख पुकार मच गई और एक क्षण में लगभग 80 शिष्य बाहर उड़ गए। इनमें से किसी भी शिष्य ने राका या ताइशी परिवार गुट के आंतरिक हवेली के शिष्यों से अनुमति नहीं मांगी थी। वे बस उड़कर चले गए क्योंकि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये शिष्य या तो रैंक 4 या रैंक 5 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र में थे। जाहिर है ये सभी ताइशी परिवार गुट के शिष्य नहीं थे जो रैंक 4 और रैंक 5 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र में थे। उनमें से कई लोग स्वयं को मजबूत बनाने के लिए अकादमी से बाहर चले गए और केवल मुट्ठी भर लोग ही फाइटिंग वर्ल्ड में बचे थे। जब राका ने यह देखा तो वह दंग रह गया। हालांकि उसने उन्हें नहीं रोका। वास्तव में वह खुश था। दक्ष अहंकारी था और वह अपनी कब्र खुद खोद रहा था। यह बहुत अच्छी बात थी कि शिष्यों ने मिलकर उसे मरवा दिया जाए। हालांकि इतने सारे लोगों के लिए एक व्यक्ति से मुकाबला करना शर्मनाक था, लेकिन दक्ष ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि कोई भी उन पर आरोप न लगा सके। राका ने अपने होठों को एक डरावनी मुस्कान में लपेट लिया। हालांकि दक्ष शक्तिशाली था, लेकिन वह इतने सारे लोगों से मुकाबला नहीं कर पाएगा। वह निश्चित रूप से उनके द्वारा मारा जाएगा। हर कोई हैरान था। दक्ष को अपने ही शब्दों का कड़वा फल खाना पड़ा। उसने लोगों को उसी समय अपने खिलाफ लड़ने की अनुमति दी थी और उन्होंने उस पर काम भी किया था। उनमें से कई लोग परेशान हो गए। क्या दक्ष को एक पल में मार दिया जाएगा? यह बर्बादी होगी। अधिकांश लोगों ने सोचा कि दक्ष बहुत ज्यादा अहंकारी हो रहा है। स्वूश, स्वूश, स्वूश! ताइशी परिवार के शिष्यों समुद्र की सतह पर उड़कर एक पंक्ति में खड़े हो गए। वे दक्ष से कुछ 100 मील दूर खड़े थे और उनमें हत्या करने की तीव्र इच्छा थी। दक्ष की आंखों में भी हत्या की मंशा चमक उठी। सामूहिक नरसंहार का समय आ गया था। वह अपनी विनाशकारी लड़ाकू सोल को लोगों के सामने उजागर करने से नहीं डरता था, क्योंकि इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता। रुक जाओ, रुक जाओ! इस समय कई लोग चिल्लाने लगे और उन गुटों के शीर्ष लोग जो पहले दक्ष को अपने साथ शामिल करने का प्रयास कर रहे थे, दक्ष की ओर बढ़े और उनके सामने खड़े हो गए। तुम में से इतने सारे लोग एक व्यक्ति को कैसे धमका सकते हैं? मेघांश चिल्लाया। वह इतने सारे लोगों को दक्ष को घेरने और उसे मारने की अनुमति नहीं देगा। हालांकि वह दक्ष से निराश था। उसे दक्ष बहुत घमंडी लगा। हालांकि दक्ष में अद्भुत प्रतिभा थी, लेकिन उसके लिए वास्तव में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। यह सही है, दक्ष केवल मजाक कर रहा है। तुम लोग इसे इतनी गंभीरता से कैसे ले सकते हो? 80 लोग एक व्यक्ति को घेर लेते हैं। क्या तुम्हारा ताइशी परिवार गुट की क्षमता यही है? अगर तुम उसे हराने में कामयाब भी हो जाओ तो क्या तुम्हें अपने पर गर्व होगा? अन्य गुटों के लोगों ने आवाज उठाई और ताइशी परिवार गुट के लोगों को दक्ष पर घेराव करने से मना कर दिया। दक्ष ही है जिसने यह कहा है। यह सही है। चूंकि उसने हमें उससे मुकाबला करने की अनुमति दे दी है, इसलिए अब पीछे मत हटो। दक्ष, कायर मत बनो और उनके पीछे मत छुपो। बाहर आओ और लड़ो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम हम सबको मार सकते हो। ताइशी परिवार के गुट के लोग चिल्ला उठे। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उन्हें बड़ा बदमाश भी माना जाए। दक्ष बहुत अहंकारी था, बहुत घमंडी था और उसने उन्हें नीची नजर से देखा था। उन्हें उसे मारना पड़ेगा। आप सभी का धन्यवाद। आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक तरफ हट जाएं। दक्ष ने अपने सामने खड़ी शीर्ष शक्तियों की ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये 80 लोग मेरे लिए चींटियों की तरह हैं। मैं उन्हें आसानी से मार सकता हूं। क्या? दक्ष के सामने खड़े शीर्ष गुटों के लोग उसकी बातें सुनकर चौंक गए और उनके चेहरे पर उदासी छाने लगी। हालांकि वे उसका पक्ष ले रहे थे, फिर भी वे पूरी तरह से अवाक थे। बकवास! क्या वह मजाक कर रहा है? क्या वह आसानी से 80 मार्शल विशेषज्ञों को मार सकता है जो उसके समान स्तर के हैं या उससे एक स्तर ऊपर हैं? वह बहुत घमंडी है। वह आशा से परे है। ताइशी परिवार गुट के लोग दक्ष को सबक सिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे ताकि वह अपने बारे में इतना अच्छा सोचना बंद कर दे। द्वीपों पर लड़ाई देख रहे लोग एक बार फिर हैरान रह गए। अरे नहीं, दक्ष और भी ज्यादा अहंकारी हो रहा है।
किसी को भी यकीन नहीं था कि दक्ष आसानी से ताइशी परिवार के 80 लोगों को मार सकता है। यह बिल्कुल असंभव है। भले ही दक्ष रैंक 7 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र में हो, फिर भी उसके लिए ऐसा करना असंभव है। दक्ष के लिए इतने सारे लोगों से मुकाबला करना असंभव है। 80 मार्शल विशेषज्ञों के एक दौर के हमले दक्ष को कुचलने के लिए पर्याप्त हैं। ताइशी परिवार गुट के 80 लोग गुस्से से भड़के हुए थे। हे भगवान, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूं और फिर भी मैंने पहले कभी तुम्हारे जैसा घमंडी व्यक्ति नहीं देखा। अगर मैं आज तुझे नहीं मारूंगा तो तू और भी ज्यादा घमंडी हो जाएगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे आज तुम्हें मार डालना ही होगा। ताइशी परिवार गुट के 80 मार्शल विशेषज्ञ गुस्से से चिल्लाए और उन्हें लगा कि वे दक्ष को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यह दक्ष के सामने खड़े शीर्ष शक्तियां थोड़ी देर के लिए झिंझकीं। वे दक्ष को मारे जाने की अनुमति नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्हें उनके संबंधित पवित्र पुत्र द्वारा दक्ष को अपने गुट में शामिल करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि चूंकि दक्ष ने ताइशी परिवार गुट के शिष्यों को चुनौती दी थी, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दूसरे को देखने के बाद वे क्षेत्र से चले गए। हालांकि वे बहुत दूर नहीं गए। अगर हालात हाथ से निकल गए तो वे दक्ष को बचाने के लिए तैयार थे। चलो, दक्ष चिल्लाया जब उसने देखा कि शीर्ष शक्तियां चली गई हैं। उसकी आंखों की रोशनी तलवार की तरह ऊपर की ओर चमक उठी। हा हा हा, दक्ष, तुम तो मरी हुई बत्तख हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने निर्माता से मिलो। उसे मार डालो। चलो उसका मुकाबला करें। ताइशी परिवार गुट के 80 लोगों ने दक्ष पर चिल्लाया और उपहास पूर्वक मुस्कुराया। किसी के हस्तक्षेप के बिना वे एक ही बार में दक्ष को मारने में सक्षम होंगे। सभी ने तुरंत अपनी डार्क फोर्स सक्रिय कर दी और राजसी भव्यता आसमान तक पहुंच गई। वे दक्ष को मारने के लिए तैयार थे। हालांकि इस समय वे चौंक गए थे। उन्हें एक मजबूत भक्षण शक्ति का एहसास हुआ। अचानक उनके शरीर में मौजूद डार्क फोर्स अस्त व्यस्त हो गई। उनकी ऊर्जा और रक्त विपरीत दिशा में बहने लगे और वे स्थिर खड़े नहीं रह सके। क्या हो रहा है? यह क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ताइशी परिवार गुट के 80 लोगों का चेहरा पीला पड़ गया। इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, दक्ष ने हमला कर दिया। मैं तुम्हें नरक में भेज रहा हूं, दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। उसके हाथ में तलवार की चमक उठी जब उसने अपनी लंबी तलवार से वार किया। उसी क्षण तलवार ऊर्जा की कई किरणों ने एक विशाल तलवार जाल बनाया और आकाश को ढक लिया और 80 आदमियों की ओर बढ़ी। तलवार के जाल की ताकत बहुत ही भयानक थी। यह सुनामी की तरह घातक था और यह बहुत तेज था। पलक झपकते ही यह 80 आदमियों के सामने था। नहीं, मुझे बचाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ताइशी परिवार गुट के 80 शिष्य डर के मारे चिल्ला उठे जब विशाल तलवार जाल उनकी ओर आया। अगले ही पल वे सभी तलवार के जाल में घिर गए। आह आह आह, शिष्य चिल्लाने लगे और उस क्षेत्र से आतिशबाजी की तरह रक्त कोहरा फूट पड़ा, जिससे वह क्षेत्र सुंदर लगने लगा। अगले ही क्षण 80 शिष्यों ने चीखना बंद कर दिया, क्योंकि वे सभी मर चुके थे। उनके शरीर को चीर दिया गया था और यहां तक कि उनकी लड़ाकू 16 भी तलवार के जाल से मारी गई थीं। वे सभी मर चुके थे। 80 शिष्य जो अभी भी जीवित और सक्रिय थे, वे बेकार रक्त कोहरे के अवशेषों में बदल गए थे। यह दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह अविश्वसनीय था। जो कुछ हुआ था वह हास्यास्पद था। एक सांस से भी कम समय में 80 शिष्यों को, जो रैंक 4 और रैंक 5 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र में थे, दक्ष ने एक ही झटके में मार डाला था। यह कैसे हो सकता है? वे सभी अचंभित थे। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। दक्ष पानी की सतह पर खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने मृतक द्वारा छोड़े गए कई स्टोरेज रिंगों और विभिन्न प्रकार के हथियार उठाए और उन्हें अपने पास रख लिया। यह लूट की काफी अच्छी रकम थी। इसके बाद दक्ष ने चारों ओर देखा और राका और ताइशी परिवार गुट के बाकी सदस्यों पर एक नजर डालने के बाद वह मुड़ा और चला गया। चूंकि उसने ताइशी परिवार गुट के शिष्यों को मार डाला था जो रैंक 4 और रैंक 5 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र में थे, इसलिए उसने उसे वहां रहने की आवश्यकता नहीं समझा। वह उन शिष्यों से भी नहीं डरता था जो रैंक 6 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र में थे। हालांकि
उसने इतने सारे लोगों को मार दिया था कि मामला थोड़ा नियंत्रण से बाहर हो गया था, इसलिए दक्ष का लड़ाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। दक्ष के फाइटिंग वर्ल्ड से गायब हो जाने के बाद लोग अपने आप में वापस आ गए। हिस, अचानक लोगों की सांस फूलने लगी। अरे नहीं, क्या यह सच है? यह सच है, मरा हुआ, वे सब मर चुके हैं। यह बहुत डरावना है, वह बहुत शक्तिशाली है। दक्ष ने यह कैसे किया? क्षेत्र में शोरगुल मच गया तथा आसपास के द्वीपों में कोलाहल मच गया। यह बहुत भयानक था। एक व्यक्ति ने 80 मार्शल विशेषज्ञों को मार डाला था जो उसके समान स्तर के थे या उससे एक स्तर ऊपर थे। उन्होंने ऐसी स्थिति का न तो कभी सामना किया था और न ही इसके बारे में सुना था। लोग अचंभित थे और उन्हें लग रहा था कि दुनिया पागल हो गई है। क्या शक्तिशाली भक्षण शक्ति है? प्रशिक्षक सोना आश्चर्यचकित थीं। उन्हें लगा कि दक्ष के शरीर से एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति निकल रही है जब उसने पहले हमला किया था। हालांकि चूंकि उस पर भक्षण शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए वह वास्तविक नहीं लगती थी। सोना के अलावा मार्शल माननीय क्षेत्र में मौजूद आंतरिक हवेली के शिष्यों और प्रशिक्षकों ने भी विनाशकारी शक्ति को महसूस किया था। जबकि वे अभी भी सदमे की स्थिति में थे, वे यह भी सोच रहे थे कि क्या दक्ष की भक्षण शक्ति एक लड़ाकू सोल थी या कोई अन्य खजाना था। इस समय कोई चिल्लाया। उसकी आवाज से अंतरिक्ष में हलचल मच गई, जिससे लगातार विस्फोट होने लगे। यह राका था। राका की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। उसने अपनी नजर पानी की सतह पर पड़े खून के कोहरे के अवशेषों पर टिका दी। वह गुस्से में दिख रहा था। वह बहुत गुस्से में था। उसका शरीर कांपने लगा। वह फटने के कगार पर था। 80 शिष्यों की मृत्यु ताइशी परिवार के गुट के लिए बहुत बड़ी क्षति थी और दक्ष ने राका को जोरदार थप्पड़ मारा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह पवित्र पुत्र कालिया का सामना कैसे करेगा। ताइशी परिवार गुट के बाकी शिष्य भी पीले पड़ गए थे और वे भी गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। उनमें हत्या की मंशा बहुत अधिक थी और वे विस्फोट के कगार पर थे। मार डालो, हमें दक्ष को मारना होगा। यदि हम उसे नहीं मारेंगे तो पवित्र पुत्र क्रोधित हो जाएंगे। हमें उन लोगों का बदला लेना होगा जो मारे गए हैं। ताइशी परिवार के गुट के लोग गुस्से से चिल्लाने लगे। उनकी हत्या की प्रबल इच्छा ने एक तूफान का रूप ले लिया और वह आसमान तक घूम गया। ताइशी परिवार गुट के सदस्यों की प्रतिक्रिया देखकर हर कोई कांप उठा। दक्ष ने ताइशी परिवार गुट को नाराज कर दिया था और वे इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। दक्ष को राका और ताइशी परिवार गुट के सदस्यों के गुस्से का पता नहीं था। इस समय वह अग्निदेव पीक पर वापस आ गया था। इस बार मेरी कमाई बहुत अच्छी हुई है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे ही वह अमर की गुफा में गया और पैर मोड़कर बैठ गया। हालांकि उसने कई स्टोरेज रिंग प्राप्त कर ली थीं, लेकिन वे उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थीं। वह एक विशेष लड़ाकू सोल को खाकर और एक अद्वितीय शरीर प्राप्त करके खुश था। अगले ही पल दक्ष ने अपने विचार व्यक्त कर दिए। एक हवा की धार उसके शरीर से निकली और उसे ढक लिया। कुछ आश्चर्यजनक हुआ। दक्ष अचानक गायब हो गया। हालांकि वह अभी भी अमर की गुफा में था, लेकिन विशेष लड़ाकू सोल ने उसे शून्य में छिपने की अनुमति दे दी थी और यहां तक कि आध्यात्मिक इंद्रियों वाले लोग भी उसे नहीं खोज पाएंगे। यह अद्भुत है। दक्ष मुस्कुराया और तुरंत फाइटिंग सोल को अपने पास रख लिया। फिर वह पहले वाले स्थान पर दिखाई दिया। यह लड़ाकू सोल सचमुच किसी को मारने के लिए एक अच्छा हथियार था, साथ ही भागने के लिए भी उपयोगी था। छायाहीन लड़ाकू सोल, दक्ष ने सोचा। उसने यह बात उन लोगों से सुनी थी जो लड़ाई देख रहे थे। इसे छायाहीन लड़ाकू सोल कहना अजीब लगता है। चलो इसे अदृश्य लड़ाकू सोल कहते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और आदर्श का टूटा हुआ शरीर बाहर निकाला। आदर्श के शरीर का खून सूखने वाला था क्योंकि दक्ष ने खून को स्टोरेज रिंग में जमा कर रखा था। उसने अपनी भक्षक लड़ाकू सोल को सक्रिय किया और आदर्श के शरीर और रक्त को निगल लिया। इसके बाद दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आदर्श के शरीर और रक्त को परिष्कृत किया। एक शक्तिशाली रक्त शक्ति परिष्कृत हो रहा था और वह दक्ष के शरीर में प्रवेश कर गया। यह संरक्षक योद्धा के शरीर की रक्त शक्ति थी।
रक्त शक्ति के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद इसने उसके शरीर को बदल दिया और धीरे धीरे अन्य रक्त शक्तियों के साथ विलीन हो गई। जब दक्ष ने रक्त शक्तियों के विलय की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की तो उसके शरीर में खून का प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ गया। वह चौंक गया और उसने तुरंत प्रक्रिया रोक दी। फिर उसने उसे एक तरफ धकेल दिया और रक्त सेनाओं को स्वयं ही विलय करने की अनुमति दे दी। इसके बाद उसने लूट का माल छांट लिया, लेकिन उसका जायजा नहीं लिया। दक्ष को इस बात से बहुत खुशी हुई कि लूट में एक देव क्षेत्र निम्न लॉन्ग स्वॉर्ड थी जो उसके लिए उपयुक्त थी। बुरा नहीं, दक्ष ने लंबी तलवार को देखते हुए कहा। लंबी तलवार सुनहरे रंग की थी और यह सामान्य तलवार से थोड़ी लंबी और चौड़ी थी। तलवार पर ठंडी रोशनी पड़ रही थी। स्वूश! इसी समय एक भयंकर ध्वनि हुई और अमर गुफा के द्वार पर एक महिला प्रकट हुई। यह प्रशिक्षक सोना थी। दक्ष ने तुरंत अपनी लंबी तलवार रखी और अमर गुफा से बाहर निकल गया। उसने प्रशिक्षक सोना की ओर मुट्ठी बांधी और कहा, प्रशिक्षक सोना, पहले मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। जब राका ने पहले दक्ष पर हमला किया था तो सोना उन लोगों में से एक थी जिसने दक्ष को बचाया था। क्या तुम्हें पता है कि तुम बड़ी मुसीबत में हो? सोना ने ठंडे स्वर में कहा और दक्ष की बात को नजरअंदाज कर दिया। बड़ी मुसीबत? दक्ष ने पूछा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुमने बहुत से लोगों को मार डाला है। न केवल ताइशी परिवार गुट तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बल्कि अकादमी भी तुम्हें सजा देगी, सोना ने कहा। सजा? जब दक्ष ने यह सुना तो उसने कुछ देर सोचा और कहा, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। उन्होंने स्वेच्छा से मुझसे लड़ाई की है। दक्ष को जरा भी चिंता नहीं था। हालांकि उसने कई लोगों को मारा था, लेकिन उसने नियमों का पालन किया था और उनमें से किसी को भी नहीं तोड़ा था। हालांकि उसने जितने लोगों को मारा था उनकी संख्या थोड़ी हास्यास्पद थी, फिर भी अकादमी उसे इसके लिए दंडित नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उसके पास ग्रैंड मास्टर अग्निदेव का समर्थन था और बहुत से गुट उसे अपने साथ शामिल करने के लिए राजी हो रहे थे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, प्रशिक्षक सोना ने कहा और बिना एक और शब्द कहे वह उड़ गई। दक्ष ने असहायता से अपना सिर हिलाया और अमर की गुफा की ओर वापस चल दिया। इसके बाद उसने अपने कौशल को सघन करना शुरू कर दिया और साथ ही रक्त सेनाओं के एक साथ विलय होने की प्रतीक्षा करने लगा। इस समय उसके पास 4 अद्वितीय शारीरिक संरचनाएं थीं: डीप हेवंस मार्शल बॉडी, डी डिवाइन सन बॉडी, डिक्लर्ड ग्लेज ट्रेजर बॉडी और गार्जियन वॉरियर की बॉडी। प्रतिभा और युद्ध शक्ति के मामले में वह एक स्तर ऊपर पहुंच गया था। जब दक्ष चुपचाप साधना कर रहा था, महाशक्ति अकादमी में हंगामा मच गया। 80 शिष्यों की हत्या कर दी गई थी और इससे अकादमी में हड़कंप मच गया था। सभी उच्च अधिकारी सदमे में थे। पूरा ताइशी परिवार गुट कार्रवाई में जुट गया और वे दक्ष को मौत की सजा देने के लिए दृढ़ संकल्प थे। अचानक अकादमी में उथल पुथल मच गई। दक्ष अमर गुफा में चुपचाप साधना कर रहा था जब ऋषभ और प्रिया वापस आए। भाई दक्ष, आप मुसीबत में हैं। वे दोनों चिंतित दिखते हुए दक्ष की अमर गुफा में पहुंचे। क्या हुआ है? दक्ष ने अपनी साधना समाप्त करने के बाद उत्सुकता से पूछा। ताइशी परिवार गुट हमारी अकादमी के कानून प्रवर्तन हॉल पर आपको मौत की सजा देने के लिए दबाव डाल रही है, ऋषभ ने चिंतित दिखते हुए कहा। यह सही है। ताइशी परिवार गुट के पवित्र पुत्र कालिया ने कहा है कि यदि कानून प्रवर्तन हॉल आपको मौत की सजा नहीं देता है तो वह खुद आपको मार देगा, प्रिया ने कहा। क्या ऐसा है? यह सुनते ही दक्ष की भौहें तन गईं। मामला पेचीदा होता जा रहा था। भाई दक्ष, क्यों नहीं? आपको भाग जाना चाहिए। अकादमी छोड़ दे, ऋषभ ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद कहा। भाग जाऊं? दक्ष ने अपना सिर हिलाया। ताशी परिवार के लोग उसकी हरकतों पर नजर रख रहे होंगे, इसलिए वह भाग नहीं पाएगा। हालांकि दक्ष के पास वर्तमान में अदृश्य लड़ाकू सोल थी, फिर भी वह मार्शल माननीय क्षेत्र में मौजूद मार्शल विशेषज्ञों से खुद को नहीं छिपा पाएगा। एक बार उसका पता चल गया तो निश्चित रूप से उसकी जान चली जाएगी। चिंता मत करो, हमेशा कोई रास्ता निकलता है, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। लेकिन वह चिंतित होने लगा। क्या अन्य गुट उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास नहीं कर रहे थे? वे क्यों नहीं आएंगे? ऋषभ और प्रिया ने आह भरी। उन्हें लगा कि इस बार दक्ष ने हद कर दी है।
उसने ताइशी परिवार गुट के बहुत से लोगों को मार डाला था और इससे वे क्रोधित हो गए थे। वे संभवतः ग्रैंड मास्टर अग्निदेव के कारण दक्ष को सीधे मारने नहीं आए थे। हालांकि क्या ग्रैंड मास्टर अग्निदेव दक्ष की मदद करेंगे? वे दोनों चिंतित थे। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम पहले वापस क्यों नहीं चले जाते? दक्ष ने उनसे कहा। ठीक है, ऋषभ और प्रिया ने सिर हिलाया। वे दक्ष की मदद करने में असमर्थ थे और केवल यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। फिर वे अपनी अपनी अमर गुफाओं में वापस चले गए। इसके बाद दक्ष ने धैर्यपूर्वक उन गुटों के अपने पास आने का इंतजार करना शुरू कर दिया। जो भी गुट आएगा वह उसमें शामिल हो जाएगा। अगर कोई नहीं आया तो उसे अपना अभिमान त्याग कर ग्रैंड मास्टर अग्निदेव की तलाश में पहाड़ पर जाना होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। करीब 15 मिनट बाद कोई चुपचाप दक्ष की अमर गुफा के सामने प्रकट हुआ। दक्ष ने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि एक युवक कढ़ाईदार वस्त्र पहने प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसका शरीर सुडौल था और वह दिखने में भी अच्छा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह एक रईस की तरह दिख रहा था। दक्ष ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यह व्यक्ति अग्निदेव पीक से नहीं है, लेकिन वह सीधे उसकी अमर गुफा में आने में सक्षम है। किसी ने ग्रैंड मास्टर अग्निदेव को सूचित किया होगा। यदि नहीं तो कोई भी ग्रैंड मास्टर अग्निदेव की मंजूरी के बिना पहाड़ पर नहीं आ सकता है। भाई दक्ष, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कढ़ाईदार कपड़े पहने युवक ने मुस्कुराते हुए धीरे से पूछा। जरूर, दक्ष ने सिर हिलाया और तुरंत उसे अंदर बुलाने के लिए खड़ा हो गया। अमर की गुफा में एक पत्थर की मेज और कुछ कुर्सियां थीं और वे दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। भाई दक्ष, मैंने बहुत समय से तुम्हारे बारे में सुना है। अब जब मैं तुमसे मिला हूं तो मैंने पाया है कि तुम वाकई प्रभावशाली और असाधारण हो, कढ़ाईदार कपड़े पहने युवक ने कहा और दक्ष की ओर मुट्ठी बांध ली। आप अपने शब्दों में बहुत दयालु हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? दक्ष ने उससे हाथ मिलाने के बाद उत्सुकता से पूछा। कढ़ाईदार कपड़े पहने युवक को तब आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि दक्ष उसे नहीं जानता। वह मुस्कुराया और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सांभा हूं, इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट गुट का पवित्र पुत्र। जब दक्ष ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। कोई आया है, इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट गुट से पवित्र पुत्र आया है। आप पवित्र पुत्र हैं, आपको न पहचान पाने के लिए क्षमा करें। दक्ष ने तुरंत अपनी मुट्ठी बांधी और उसके प्रति विनम्रता से पेश आया। हा 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 हा, भाई दक्ष, यह ठीक है, मैं पवित्र पुत्र हूं क्योंकि मैं बड़ा हूं और मेरी साधना तुमसे थोड़ी अधिक है। सांभा दिल खोलकर हंसा और कोई दिखावा नहीं किया। आप बहुत विनम्र हैं। दक्ष ने हंसते हुए चुपके से उसका आकलन किया। वह यह नहीं बता सकता था कि सांभा की साधना किस स्तर पर थी, लेकिन वह जानता था कि सांभा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अपने साधना उपासना की बात तो छोड़ ही दीजिए। सांभा ने स्वयं को बहुत अच्छा रखा और व्यवहार कुशल था तथा लोगों पर उसके प्रति अच्छी छाप छोड़ी। इसके अलावा उसने बाकी पवित्र पुत्रों की तरह कोई दिखावा नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि वह कोई षड्यंत्र कर रहा हो। भाई दक्ष, मुझे पवित्र पुत्र कहना बंद करो। ऐसा करने से हम बहुत दूर लगते हैं। चलो, हम एक दूसरे को साथियों के रूप में संबोधित करते हैं। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, सांभा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस स्थिति में मैं आपको भाई सांभा कहकर संबोधित करूंगा, दक्ष ने गहरी आवाज में कहा। सांभा ने सिर हिलाया। दक्ष से बातचीत करने के बाद उन्होंने काम पर आने से पहले कुछ देर सोचा और कहा, भाई दक्ष, तुमने ताइशी परिवार गुट को नाराज कर दिया है। क्या तुम जानते हो कि वे अकादमी के कानून प्रवर्तन हॉल पर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बना रहे हैं? हां, मुझे पता है। दक्ष ने सिर हिलाया और पूछा, क्या पवित्र पुत्र कालियां इतना शक्तिशाली हैं? दक्ष को यह बात हैरान करने वाली लगी। ताइशी परिवार गुट आखिरकार शिष्यों का एक समूह था और वे वास्तव में ताइशी परिवार के नहीं थे। एक पवित्र पुत्र के पास इतनी बड़ी शक्ति कैसे हो सकती है कि वह अकादमी के कानून प्रवर्तन हॉल पर दबाव डाल सके? बेशक वह बहुत शक्तिशाली है। अकादमी में कई प्रशिक्षक और ग्रैंड मास्टर्स हैं जो गुटों और उनके पीछे की ताकतों से संबंधित हैं, सांभा ने कहा। दक्ष ने सिर हिलाया और उसे ज्ञान प्राप्त हुआ।
शक्ति और रिश्तों के मामले में पवित्र पुत्र दिव्य पुत्रों से बेहतर थे। आखिरकार, हालांकि दिव्य पुत्रों में महान प्रतिभा थी और वे अकादमी में उच्च पदों पर थे, फिर भी वे किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। सांभा ने आह भरते हुए दक्ष को चेतावनी दी, भाई दक्ष, अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो कानून प्रवर्तन हॉल दबाव को झेलने में असमर्थ है। वे जल्द ही तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सांभा की बातें सुनने के बाद दक्ष का चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। चूंकि सांभा उसे ढूंढने आया था, इसलिए शायद उसका कोई इरादा था। दक्ष की चुप्पी देखकर सांभा ने सख्ती से कहा, जहां तक मुझे पता है, ग्रैंड मास्टर अग्निदेव भी तुम्हें ज्यादा समर्थन नहीं देते हैं। अगर इस बार उसने तुम्हारी मदद नहीं की तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। वास्तव में तो क्या भाई सांभा के पास मेरी मदद करने का कोई विचार है? दक्ष ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा। वह जानता था कि सांभा ने उसे खोजने आने से पहले ही तैयारी कर ली थी। भाई दक्ष, मैं तुमसे नहीं छिपूंगा। तुम्हारी प्रतिभा पूरी महाशक्ति अकादमी में सबसे ऊपर है। इसकी तुलना पवित्र पुत्रों और यहां तक कि दिव्य पुत्र से भी की जा सकती है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सांभा ने गंभीर स्वर में आगे बढ़ने से पहले संकोच किया। मैं भी तुम्हारी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हूं। यदि तुम हमारे इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट गुट में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ओ, दक्ष की आंखों में एक चमक दौड़ गई। सांभा का उससे मिलने आने का इरादा उसके लिए आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि यह आदमी भी सरल नहीं था। उसने सीधे तौर पर दक्ष को अपने गुट में शामिल करने की कोशिश नहीं की और न ही दक्ष को कोई लाभ देने का वादा किया। उन्होंने निमंत्रण देने से पहले दक्ष की वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। इस समय वह सांभा को अस्वीकार नहीं कर सकता था और उसे अस्वीकार करना भी नहीं चाहिए था। इसके अलावा सांभा के गुट में शामिल होने से वह कोई लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा और उसे मदद करने के लिए सांभा को धन्यवाद भी देना होगा। बेशक दक्ष को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसे क्या क्या लाभ और उपहार मिलेंगे। दक्ष को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी का समर्थन चाहिए था। हालांकि यह व्यक्ति गंभीर और जटिल था, फिर भी उसका प्रस्ताव दोनों के लिए जीत वाली स्थिति थी। दक्ष गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था, फिर भी उसने वास्तव में सांभा के गुट में शामिल होने का फैसला कर लिया था। उसने बस इसे सीधे नहीं कहा। यह देखकर सांभा ने कहा, भाई दक्ष, तुम यह नहीं जानते होंगे, लेकिन यद्यपि तुम्हारी प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ है, अन्य गुट अब इस मामले में शामिल नहीं होंगे। ओह, वे सभी ताइशी परिवार से डरते हैं? दक्ष ने पूछा। हाँ, सांभा ने हल्के से जवाब दिया और फिर चेतावनी दी, अगर तुमने इतने लोगों को नहीं मारा होता तो वे तुम्हें अपने गुट में शामिल करने की कोशिश करते। हालांकि तुमने ताइशी परिवार को क्रोधित कर दिया। अगर कोई गुट तुम्हें अपने साथ शामिल करने की हिम्मत करता है तो उन्हें निश्चित रूप से ताइशी परिवार से परिणाम भुगतने होंगे। तो फिर आपको डर नहीं लगा? दक्ष ने सांभा को घूर कर देखा। बाकी सभी गुट पहले ही पीछे हट चुके हैं, लेकिन यह आदमी नतीजों से नहीं डरता। जब तक सांभा दक्ष के लिए ताइशी परिवार के खिलाफ जाने को तैयार नहीं हो जाता। डर? सांभा ने अपना सिर भारी स्वर में हिलाया। फिर उसने अपना स्वर बदला और गंभीर तरीके से कहा, हालांकि तुम्हारे जैसी प्रतिभा को अपने गुट में शामिल करने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमें ताइशी परिवार के खिलाफ लड़ना पड़े। सांभा ने खुद को ऊंचा रखा, जैसे कि वह दक्ष के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार था। चूंकि भाई दक्ष मुझ पर इतना अधिक ध्यान देते हैं, इसलिए मेरे पास आपको अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। दक्ष ने अपना सिर हिलाया। वह सांभा को अस्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसने पूरी ईमानदारी दिखाई थी। हालांकि दक्ष भी थोड़ा सतर्क था, यहां तक कि उसके लिए भी सांभा की बातें सुनकर थोड़ा भावुक होने से खुद को नहीं रोक सका। भले ही वह कोई अन्य कम सतर्क व्यक्ति होता, फिर भी उसे सांभा को धन्यवाद देना पड़ता। इस आदमी ने बिना किसी प्रयास के उसे प्रभावित कर दिया। हालांकि उसका तरीका सरल था, लेकिन यह निश्चित रूप से असाधारण था। हाँ, चूंकि ऐसा है, इसलिए भाई दक्ष आज से हमारे इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट गुट के सदस्य होंगे। सांभा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अन्य सभी पवित्र पुत्रों की तुलना में
वह सबसे अधिक चाहता था कि दक्ष उसके गुट में शामिल हो, क्योंकि वह अन्य सभी पवित्र पुत्रों से अलग था। अन्य गुटों के पवित्र पुत्र केवल अपने वरिष्ठों द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को अपने गुटों में आकर्षित करना चाहते थे। जहां तक उसका सवाल है, उसने यह काम अपने लिए किया ताकि भविष्य की घटनाओं की तैयारी के लिए अपने गुट के लिए एक मुख्य सदस्य को शामिल कर सकें। मम्फ, धन्यवाद भाई सांभा। दक्ष ने अपनी मुट्ठियां बंद की और सांभा को धन्यवाद दिया। भाई दक्ष, औपचारिकता मत निभाओ। इस मामले में देरी करने का कोई समय नहीं है। मैं अभी जाकर इसे सुलझा लूंगा और ताइशी परिवार के साथ तुम्हारी यथासंभव मदद करने की कोशिश करूंगा। सांभा खड़ा हो गया। भाई सांभा, मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा, दक्ष ने कहा। अलविदा। सांभा ने दक्ष से आगे कोई बातचीत नहीं की और मुड़कर चला गया। सांभा की पीठ को देखते हुए दक्ष की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। उसे नहीं पता था कि उसने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। 13 गुट, 13 महाशक्तियां एक साथ काम कर रही हों, एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही हों और एक दूसरे पर निर्भर हों, तो फिर युद्ध कैसे शुरू हो सकता है? शायद सांभा के लिए इस मामले को सुलझाना काफी आसान होगा। फिर दक्ष ने इस मामले पर और अधिक विचार नहीं किया और साधना शुरू करने के लिए शांत हो गया। उसे विश्वास था कि चूंकि सांभा ने उसे इंपीरियल एंसेस्टर कोट गुट में शामिल करने की हिम्मत की थी, इसलिए वह इस मामले को सुलझाने में सक्षम होगा। उसे अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना था। अब उसके पास अनगिनत संसाधन थे और उसे खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना था। जैसे जैसे दक्ष ने साधना की, उसके इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट गुट में शामिल होने की खबर पूरे अकादमी में फैल गई। अकादमी में अराजकता फैल गई। दक्ष के इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट गुट में प्रवेश करने का क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट गुट ने दक्ष को अपना समर्थन दिया था। इस बात से ताशी परिवार और अधिक क्रोधित हो गया और हंगामा मच गया। हालांकि बाद में सांभा ने ताइशी परिवार के मुख्य सदस्यों के साथ पूरे 1 घंटे तक मुलाकात की। किसी को भी यकीन नहीं था कि सांभा ने क्या प्रस्ताव दिया था, जिसके कारण ताइशी परिवार ने उसके जाने के बाद घोषणा की कि वे 80 शिष्यों की हत्या के लिए दक्ष की जांच नहीं करेंगे। इस मामले के बाद मचा बवाल समय के साथ धीरे धीरे कम हो गया। बेशक हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक सतही शांति थी जिसका वे अब आनंद ले रहे थे। ताइशी परिवार दक्ष को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। आधे महीने बाद दक्ष ने अपनी साधना समाप्त कर ली। उसकी साधना पहले से ही काफी अच्छी थी और वह पहले से ही रैंक 5 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर सकता था। वह इतनी शीघ्रता से साधना कर सका, इसका कारण यह था कि जब वह स्वर्गीय अंडरवर्ल्ड क्षेत्र के तारे से लौट रहा था तो कुछ महीनों में ही वह साधना कर रहा था और उसने अपना बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं किया। जहां तक ताइशी परिवार का सवाल है, तो उन्हें पता चला कि ऋषभ और प्रिया के मामले में सबसे अच्छा निष्कर्ष निकाला गया था। हालांकि ताशी परिवार अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन दक्ष उन्हें जाने नहीं देगा। अगर भविष्य में उसे मौका मिला तो वह निश्चित रूप से राखा को मार देगा। कुछ दिन पहले इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट गुट का एक शिष्य आया था और उसे सांभा के सांभा पीक पर रहने के लिए आमंत्रित किया था। इस संबंध में दक्ष ने उसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया था। वह अग्निदेव पीक पर आराम से रह रहा था। अपनी साधना समाप्त करने के बाद दक्ष ने एक बड़े पत्थर का उपयोग करके अपनी गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया तथा फिर जेड कंगन के स्थान में प्रवेश करके अगली रैंक में जाने की तैयारी की। जैसे ही वह जेड कंगन के स्थान में दाखिल हुआ, दक्ष को तुरंत उसमें 3 जादूगर जनजाति के सदस्यों की उपस्थिति का एहसास हुआ। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष ने सोचा कि वह इन 3 लोगों को मार सकता है, क्योंकि वे अब किसी काम के नहीं थे। हालांकि यह सोचने के बाद कि भविष्य में उसका सामना फिर से जादूगर जनजाति के लोगों से हो सकता है, उसने अपने जानलेवा विचारों को दबा दिया और उन्हें छोड़ देने का फैसला किया। वे भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं। जेड कंगन के महल में पैर मोड़कर बैठे हुए दक्ष ने बड़ी संख्या में दिव्य अमृत निकाले
और अगले रैंक पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। अपनी भक्षक लड़ाकू सोल को सक्रिय करते हुए दिव्य अमृत तुरंत लड़ाकू सोल में समा गए। एक क्षण में घनी डार्क फोर्स फट गई और दक्ष पर टूट पड़ी। घनी और अथाह डार्क फोर्स उसके शरीर में प्रवेश कर गई। दक्ष ने उत्सुकता से डार्क फोर्स को परिष्कृत किया और अपनी साधना को धीमा करने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर के चारों ओर की आभा अधिकाधिक प्रबल होती गई तथा उसके अंदर डार्क फोर्स के संचार से गहरी ध्वनियां निकलती रहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और दक्ष ने निगलना और साधना करना जारी रखा। फिर भी वह अभी भी सफल नहीं हो पाया। पूरे दिन के बाद और बड़ी मात्रा में दिव्य अमृत का उपयोग करने के बाद उसकी साधना रैंक 4 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी, लेकिन वह अभी भी सफल नहीं हो पाया था। दक्ष ने साधना रोक दी और अपनी आंखें खोलकर एक लंबी और भारी सांस छोड़ी। वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी साधना रैंक में वृद्धि के साथ आगे बढ़ने की कठिनाई भी बढ़ गई थी। उसकी साधना अभी भी पर्याप्त रूप से परिष्कृत नहीं हुई थी और उन्हें इसे लंबे समय तक स्थिर रखना था। अपना सिर नीचे करके और अपने मन में सोचते हुए दक्ष खुद को हंसने से नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से अपने मार्शल आर्ट के तरीके के लिए अपने साधना स्तर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उदाहरण के लिए, एक सामान्य मार्शल देव सम्राट साधना के अलावा मार्शल कौशल सीखने और अपनी सर्वोच्चता का प्रशिक्षण लेने में बहुत समय व्यतीत करता था। जहां तक उसकी बात है, उसने काफी समय से अपने युद्ध कौशल को नहीं छुआ था और वह शायद ही कभी सर्वोच्चता पर ध्यान देता था। इसके बजाय उसने केवल अपने रैंक को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। अपने रैंक को बढ़ाना और उसे आगे बढ़ाना उसके लिए सबसे आसान था। अगली बार मैं अपनी सर्वोच्चता पर ध्यान देने और अपने मार्शल कौशल को सीखने के लिए कुछ समय निकालूंगा, दक्ष ने आह भरी। दक्ष ने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकता था, और इसलिए उसने थोड़ी देर के लिए खुद को शांत करने की तैयारी की। फिर उसने जेड कंगन छोड़ दिया। अपनी गुफा के अंदर दक्ष ने साधना जारी नहीं रखी, बल्कि प्रतिदिन अपनी तलवार तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया और अपनी भक्षण अल्टीमेसी को बढ़ा दिया। भक्षण अल्टीमेसी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह उसकी भक्षण लड़ाकू सोल की शक्ति को बढ़ा सकती थी। हालांकि चूंकि यह अब केवल रैंक 1 था, इसलिए इसे बढ़ाने की गति बहुत धीमी थी। इसी तरह शांतिपूर्वक आधा महीना और बीत गया। एक दिन एक युवक अग्निदेव शिखर पर पहुंचा और दक्ष ने उसे अंदर आने की अनुमति दी। यह दुबला पतला युवक मेघांश इंपीरियल एंसेस्टर कोटगुट का शिष्य था। दक्ष पवित्र पुत्र पवित्र राजवंश में प्रशिक्षण के लिए जाने के लिए शिष्यों का एक समूह बना रहे हैं। आपको भी जाना चाहिए, मेघांश ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। ओह जरूर, दक्ष ने अपना सिर हिलाया। उसने सहमति जताने से पहले इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अग्निदेव पीक पर हर दिन इंतजार करना पहले से ही उबाऊ हो रहा था, इसलिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना अच्छा होगा। ठीक है, तो 3 दिन बाद सुबह हम बाहरी हवेली के वेस्टर्न यार्ड चौक पर मिलते हैं, मेघांश ने कहा। मैं समय पर वहां पहुंच जाऊंगा, दक्ष ने जवाब दिया। फिर मेघांश के जाने से पहले दोनों के बीच कुछ अनौपचारिक बातें हुई। 3 दिन धीरे धीरे बीत गए। अग्निदेव पीक छोड़ने से पहले दक्ष ने ऋषभ और प्रिया को कुछ निर्देश दिए। जब वह गया हुआ था तो उन दोनों ने अग्निदेव पीक को न छोड़ने की यथासंभव कोशिश की, क्योंकि हो सकता था कि ताइशी परिवार परेशानी पैदा करने के लिए लोगों को भेज दे। सुबह का सूरज आसमान में था और घने बादल छा रहे थे। दक्ष वेस्टर्न यार्ड चौक पर पहुंचा। इस समय चौक पर दोनों लिंगों के लगभग 20 बाहरी हवेली के शिष्य मौजूद थे। ये बाहरी हवेली के शिष्य सभी मार्शल देव सम्राट थे, जिनकी साधना रैंक 1 से 6 तक थी। हालांकि इन लोगों के बारे में एक बात समान थी, और वह यह कि उन सभी के चेहरे पर काले भाव थे और यह स्पष्ट था कि वे निर्दयी हत्यारे थे। भाई दक्ष को नमस्कार। भाई दक्ष आ गए हैं। जैसे ही दक्ष वहां पहुंचा, मैदान में मौजूद भीड़ ने उनका विनम्रतापूर्वक स्वागत किया। इस बिंदु पर महाशक्ति अकादमी में लगभग सभी लोगों ने दक्ष को पहचान लिया। ताइशी परिवार के शिष्यों के साथ पिछली लड़ाई में
उन्होंने खुद को अकादमी का सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति साबित कर दिया था। अब यहां तक कि रैंक 8 या 9 मार्शल देव सम्राटों ने भी दक्ष को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार दक्ष ने जो प्रतिभा दिखाई थी वह बहुत भयानक थी और वह पवित्र पुत्रों से कम प्रतिभाशाली नहीं था। हर कोई बहुत विनम्र है। दक्ष ने बाकी लोगों की ओर अपनी मुट्ठियां बांधी और थोड़ा झुका। हाँ, भाई दक्ष बहुत विनम्र है। चूंकि हम सब यहां से कॉमरेड बनने जा रहे हैं तो चलो एक दूसरे के साथ सहजता से पेश आते हैं। अब से हम पवित्र पुत्र की सेवा करेंगे। हाँ, पवित्र पुत्र की सेवा कर पाना हमारा सम्मान है। सभी लोग उत्साह से बोल रहे थे और उनकी आंखें लड़ने के इरादे से चमक रही थीं। दक्ष ने हल्के से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये सभी लोग सांभा के प्रति बहुत वफादार थे। उसने अनुमान लगाया कि वे सभी उसकी क्षमताओं में दृढ़ता से विश्वास करते थे। सब लोग, यह प्रशिक्षण सत्र क्या है? दक्ष ने गहरी आवाज में पूछा। जैसे ही दक्ष शिष्यों से बात कर रहा था, और भी शिष्य मैदान में एकत्र हो गए। कुछ ही क्षणों में वहां 100 से ज्यादा लोग जमा हो गए। दक्ष शिष्यों से बातचीत करके उनसे काफी परिचित हो गया था। इस बात से उसे इस बार की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली। ट्रेनिंग में इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट फैक्शन में जाना था और एक लड़ाई में हिस्सा लेना था। जहां तक इस प्रशिक्षण के नेता की बात है तो वह मेघांश होगा। इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट गुट जिस नक्षत्र मंडल में था वह स्टार नक्षत्र स्टार से भी बड़ा था। इसे स्टार दिव्य भस्म कहा जाता था। स्टार दिव्य भस्म नक्षत्र स्टार से ज्यादा दूर नहीं था। फिर भी यह सितारा अन्य सितारों से अलग था, क्योंकि यह किसी एक गुट द्वारा नियंत्रित नहीं था, बल्कि इसमें कई देश और साम्राज्य थे। हालांकि हाल के वर्षों में ये देश, साम्राज्य और जनजातियां प्रतिदिन झगड़ों में लिप्त हो रहे हैं। इसलिए सांभा अक्सर लड़ाई में भाग लेने और सैन्य विजय प्राप्त करने के लिए लोगों को एक साथ इकट्ठा करता था। कुछ लोग तो इन सैन्य विजयों के कारण महाशक्ति अकादमी के शिष्य भी बन गए और इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट गुट में शामिल हो गए। उदाहरण के लिए मेघांश को इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट गुट की सेना में एक रक्षक का पद प्राप्त था। जहां तक लड़ाई में भाग लेने वाले इन शिष्यों का प्रश्न है, वे न केवल लड़ाई में जीती गई सारी वस्तुएं अपने पास रख सकेंगे, बल्कि उन्हें इंपीरियल एंसेस्टर द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। बेशक जहां लाभ है वहां लागत भी है। लड़ाई में कई लोगों की जान चली है। चुप! धमाके के साथ मेघांश मैदान में पहुंचा। चूंकि सभी लोग यहां आ गए हैं तो चलिए। मेघांश ने घोषणा करने से पहले जमीन पर मौजूद लोगों का निरीक्षण किया। हाँ, भीड़ ने जवाब दिया। यह दृश्य देखकर दक्ष कुछ अवाक रह गया। ये लोग अकादमी के शिष्य कैसे थे? ये तो एक सेना थी। ऐसा नहीं हो सकता कि इन लोगों ने इतना संघर्ष किया हो। उन्हें लगा हो कि वे इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट की सेना है। इसके बाद मेघांश ने नेतृत्व संभाला और भीड़ के साथ सभी को आगे ले गए। महाशक्ति अकादमी से बाहर निकलते ही वे सीधे निकटतम टेलीपोर्टेशन एरे की ओर बढ़ गए। रास्ते में बिना किसी बातचीत के 1 महीने का समय बिताने के बाद भीड़ 3 नक्षत्रों से होकर अंततः स्टार दिव्य भस्म पहुंची। शश शश! जब टेलीपोर्टेशन एरे की रोशनी धीमी हो गई तो दक्ष ने पाया कि वह एक विशाल हॉल में खड़ा था। चलो चले! मेघांश ने आदेश दिया और टेलीपोर्टेशन हॉल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे चले। हॉल के चारों ओर 1 किलोमीटर की परिधि में एक बड़ी खाई थी। ये खाई बहुत बड़ी थी, स्वर्गीय अंडरवर्ल्ड शहर की खाई से भी ज्यादा बड़ी। इसके अलावा खाई का डिजाइन, जो 100 से ज्यादा इमारतों जितना लंबा था, उनकी ताकत और शक्ति को चकरा देता था। भाई दक्ष, यह इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट का संतशाही शहर है। दक्ष के बगल में एक लंबा पतला युवक फुसफुसाया। इस युवक का नाम जैन था। वह साफ सुथरा दिखता था, दक्ष के समान ही साधना स्तर का था और बहिर्मुखी था। वह अक्सर यहां आते जाते दक्ष से बातें करता था। ओह, यह वास्तव में संतशाही शहर है। दक्ष को यह जानकारी सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या यह इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट की राजधानी नहीं थी? मेघांश ने भीड़ को संतशाही शहर में एक शटल तक पहुंचाया। कुछ ही देर बाद वे एक भव्य इमारत में पहुंच गए। यह इमारत एक बड़े महल की तरह थी।
जो कुछ 100 मीटर चौड़ी थी और राजसी आभा लिए हुए थी। महल के मुख्य द्वार के ऊपर लटके एक सुनहरे बोर्ड पर 2 शब्द आर्मी क्वार्टर लिखे गए थे। मुख्य द्वार के सामने युद्ध तलवारें लिए कुछ दर्जन लोग पूरी ताकत से खड़े थे। ये सभी सैनिक योद्धा देव सम्राट थे और इससे दक्ष को आश्चर्य हुआ। यहां तक कि द्वार की रखवाली करने वाले सैनिक भी योद्धा देव सम्राट थे। वे वास्तव में शक्तिशाली थे। जैन, सेना के क्वार्टर कहां हैं? दक्ष ने प्रतीक्षा करते हुए जैन से पूछा। भाई दक्ष, ये सेना क्वार्टर वो जगह है जहां संत शाही शहर अपने सैनिकों और घोड़ों को रखती है। हालांकि यहां संत शाही शहर की सेना का केवल एक हिस्सा ही रहता है, जीबिन ने समझाया। मैं समझ गया। दक्ष ने एहसास में अपना सिर हिलाया। हालांकि जो लोग द्वारों की रखवाली करते हैं वे सभी संत शाही शहर के जननी परिवार के सदस्य हैं और तीसरे राजकुमार के लोग भी हैं। उन्होंने कभी भी पवित्र पुत्र के साथ संघर्ष नहीं किया है। शाही दरबार में कितने राजकुमार हैं? दक्ष ने पूछा। वह पहले से ही जानता था कि सांभा शाही दरबार का 8वां राजकुमार था। शाही दरबार में कुल 10 राजकुमार हैं। हालांकि जिन राजकुमारों में अधिक प्रतिभा है और जिनके सिंहासन पर बैठने की अधिक संभावना है वे केवल प्रथम और 8वें राजकुमार हैं, साथ ही पवित्र पुत्र भी। जैन ने दक्ष को सूचित किया। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और स्थिति को स्पष्ट किया। ऐसा लग रहा था कि सांभा भी सिंहासन में रुचि रखता था और इसीलिए वह प्रतिभाओं को खोजने में इतना उत्सुक था। प्रथम राजकुमार और तीसरे राजकुमार की साधना श्रेणियां क्या हैं? दक्ष ने पूछा। उनके पद काफी ऊंचे हैं। एक रैंक 6 मार्शल माननीय है और दूसरा रैंक 5 मार्शल माननीय है। शाही दरबार में उनकी शक्ति काफी अधिक है। उनकी तुलना में हमारे पवित्र पुत्र छोटा है और केवल रैंक 3 मार्शल माननीय है, इसलिए शाही दरबार में उसका प्रभाव भी कम है। एक आह भरते हुए जैन ने आगे कहा। हालांकि अगर हम सिर्फ प्रतिभाओं की तुलना कर रहे हैं तो हमारे पवित्र पुत्र को उनसे बढ़त मिलेगी। दक्ष ने चुपचाप सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, सिंहासन के लिए लड़ाई भयंकर होगी। बेहतर होगा कि वह इसमें शामिल न हो। एक क्षण की चुप्पी के बाद उसने आगे कुछ नहीं सोचा। 30 वर्ष बहुत जल्दी बीत गए थे और महाशक्ति अकादमी में 30 वर्ष और रहने के बाद वह संभवतः तब तक मार्शल माननीय बन चुका होता। उस समय वह जहां चाहे जा सकेगा और जो चाहे कर सकेगा। इसके अलावा एक बार जब वह उस अवस्था में पहुंच जाता है तो वह प्राचीन आत्मा आकाश गंगा को छोड़ देता है और आर्या को खोजने के लिए प्रभा मुक्ता आकाश गंगा की ओर बढ़ जाता है। वह सांभा को उसके सिंहासन के लिए लड़ने में मदद करने के लिए इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट में नहीं रुकता। भीड़ के कुछ देर तक इंतजार करने के बाद मेघांश सेना क्वार्टर से बाहर निकल गया। चलो ब्लैक माउंटेन फोर्ट की ओर चलें, मेघांश ने आदेश दिया। फिर समूह तुरंत वहां से चलने लगी। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उन्होंने संत शाही शहर को छोड़ दिया। रास्ते में दक्ष ने जैन से बात की और उसने स्टार दिव्य भस्म के बारे में पहले से ही कुछ धारणाएं बना ली थीं। जैन पहले भी कई बार स्टार दिव्य भस्म आ चुका था और उसने कई बड़ी और छोटी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। उसे स्टार दिव्य भस्म के मामलों की पूरी जानकारी थी। स्टार दिव्य भस्म में इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट सबसे बड़ी महाशक्ति थी। उनके अलावा 4 अन्य देश और 3 अन्य मजबूत जनजातियां थीं। इन 4 देशों और 3 जनजातियों में से कोई भी इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट का मुकाबला नहीं कर सका और उन्होंने पहले उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। हालांकि हाल के वर्षों में 4 देशों और 3 जनजातियों ने वास्तव में एक गठबंधन बनाया था और कई बार इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट के अधिकार और यथास्थिति को खतरे में डालने की कोशिश की थी। यह कहा जा सकता है कि यदि इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट के संत शाही शहर की शक्तिशाली ताकत न होती, जिसकी शक्ति पूरे स्टार दिव्य भस्म तक फैली हुई थी, तो इन देशों और जनजातियों ने बहुत पहले ही कार्रवाई कर दी होती। जहां तक ब्लैक माउंटेन किले का प्रश्न है, यह इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट टूओ किरणगिरी देश रक्त शिष्य कबीले की आम सीमा थी। यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा सरणियां, आध्यात्मिक क्रिस्टल और आध्यात्मिक पत्थर थे। इसलिए किरणगिरी देश और रक्त शिष्य कबीले के शीर्ष योद्धा अक्सर इस क्षेत्र पर हमला कर
वहां के संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे। पूरे 8 दिनों की उड़ान के बाद दक्ष और बाकी लोग अंततः दोपहर को ब्लैक माउंटेन फोर्ट पहुंचे। काले रंग की पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा विस्तार पहाड़ को ढंके हुए था और यह विस्तार कई किलोमीटर चौड़ा था, मानो यहां एक बड़ा काला ड्रैगन मौजूद हो। इसी समय पर्वत श्रृंखला में दूर एक स्थान पर एक बड़ा किला बनाया गया जो पर्वत श्रृंखला के लिए सुरक्षा बिंदु के रूप में कार्य करता था। यह किला कुछ 100 मीटर चौड़ा था और इसका आकार खाई जैसा था। चारों तरफ की दीवारें 100 फीट ऊंची थीं और सबसे खास बात यह थी कि किले के ऊपर से लगातार रोशनी की किरणें निकल रही थीं, जो इसके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा घेरा होने का सबूत था। चुप चुप चुप! पुरुषों का समूह एक के बाद एक जमीन पर उतरा और किले के मुख्य द्वार पर पहुंचा। हम महाशक्ति अकादमी के शिष्य हैं और हमें 8वें राजकुमार से किले की रक्षा करने का आदेश मिला है। सुरक्षा अवरोध को तुरंत हटा दें। मेघांश ने ऊपर देखा और चिल्लाया। किले की दीवारों पर काले वस्त्र पहने कई सैनिक खड़े थे और वे उस समूह को घूरते हुए ठंडी निगाहों से देख रहे थे। जनरल अब्दुल्लाह के आदेश के बिना कोई भी किला नहीं खोलेगा। ऊपर से एक ठंडी आवाज गूंजी। तो जाओ और उसे हमारे आने की खबर दो। मेघांश ने भौहें सिकोड़ ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि किले में मौजूद सैनिक भी जननी परिवार के लोग होंगे। जननी परिवार तीसरे राजकुमार का अधीनस्थ था। समूह ने अनुमान लगाया कि इस बार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। हालांकि यह इंतजार दोपहर से लेकर रात तक चलता रहा। क्या हो रहा है? उन्होंने हमें अंदर क्यों नहीं आने दिया? हे भगवान, वे हमारे साथ खेल रहे हैं। अगर किरणगिरी देश और रक्त शिष्य कबीले ने हमला किया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। हर कोई अधीर था और उनके चेहरे पर झुंझलाहट थी। एक साधारण रिपोर्ट के लिए इतना समय लग रहा था। वे क्या हासिल करना चाह रहे थे? दक्ष का चेहरा भी काला पड़ गया था। उसने सोचा था कि इस बार की ट्रेनिंग से वह आसानी से बहुत सारे संसाधन प्राप्त कर सकेगा, लेकिन इंपीरियल एंसेस्टर कोर्ट में आने से उसके सामने एक बाधा खड़ी हो गई थी। क्या हो रहा है? उन्होंने हमारे लिए किले के द्वार क्यों नहीं खोले? मेघांश ने गुस्से से देखा और अधीरता से पूछा। जनरल अब्दुल्लाह के आदेश के बिना किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। एक बार फिर ऊपर से एक ठंडी आवाज गूंजी। धत तेरी की! मेघांश ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए चिल्लाना जारी रखा। क्या तुम्हें वाकई एक साधारण रिपोर्ट के लिए इतने लंबे समय की जरूरत है? तुम्हारी हरकतें स्पष्ट रूप से हमारे खिलाफ हैं। हम अब यहां से निकलेंगे और 8वें राजकुमार को इस बारे में सूचित करेंगे। मेघांश वास्तव में क्रोधित था। हालांकि तीसरे राजकुमार और 8वें राजकुमार अंधेरे में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, फिर भी वे देश के इतने गंभीर मामले में एक दूसरे के खिलाफ कैसे रह सकते थे? इस समय जनरल अब्दुल्लाह उन्हें कोई सम्मान नहीं दे रहे थे। इसलिए मेघांश का इस मिशन को आगे जारी रखने का कोई इरादा नहीं था और वह भीड़ को महाशक्ति अकादमी में वापस ले जाने की तैयारी कर रहा था। के तुम सब इतने चिंतित क्यों हो? ठीक इसी समय ऊपर से हल्की हंसी की आवाज आई। एक युवा जनरल महल की दीवार के ऊपर खड़ा था। यह आदमी साफ सुथरा और तीखे नैन नक्श वाला दिखता था। चांदी के रंग का परिधान पहने हुए वह शक्ति का एहसास कराता था और उसकी आभा असाधारण थी। अब्दुल्लाह! इस सुंदर और करिश्माई युवक को देखकर मेघांश ने तुरंत अपनी आंखें मूंद लीं। यह व्यक्ति जननी परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जब से वह युवा था, उसने युद्धों में सेनाओं का नेतृत्व किया और हमेशा सफल अभियान चलाए। उसे कमांडर की उपाधि तब दी गई जब वह बहुत छोटा था। यह उपाधि उसके पद से एक रैंक ऊपर थी। सेना में कमांडर एक पद था, फिर भी यह कोई बहुत ऊंचा पद नहीं था। डिप्टी कमांडर, आप यहां किस लिए आए हैं? मेघांश को देखते हुए अब्दुल्लाह ने हंसते हुए पूछा। बेशक, अब्दुल्लाह ने मेघांश को पहचान लिया। मैं 8वें राजकुमार के आदेश पर एक मिशन को अंजाम देने के लिए यहां आया हूं। यह आधिकारिक सैन्य प्रेषण है। मेघांश ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए उत्तर दिया। उसकी हथेलियों में एक पतला दस्तावेज दिखाई दिया। अब्दुल्लाह ने बिना दस्तावेज देखे ही सिर हिलाकर कहा, यह जनरल अब्दुल्लाह का आदेश है। आप सभी को आसपास की खदान पर पहरा देने के लिए तैनात किया जाएगा ताकि वहां के गार्डों की मदद की जा सके। खदान की सुरक्षा सुनिश्चित करें। क्या? मेघांश का चेहरा उतर गया।
वे सभी महाशक्ति अकादमी के प्रतिभाशाली लोग थे और सभी उच्च रैंक वाले मार्शल देव सम्राट थे। विशेष रूप से उनके लिए एक शीर्ष रैंक 9 मार्शल देव सम्राट के रूप में उनकी ताकत लगभग एक औसत मार्शल माननीय के बराबर थी। फिर भी जनरल अब्दुल्लाह ने उन्हें एक छोटी सी खदान की रखवाली करने का आदेश दिया। एक छोटी सी खदान की रखवाली करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। यह बहुत मेहनत का काम था, क्योंकि उन्हें खदान का संचालन भी करना था। यह अब्दुल्लाह, क्या वह उन्हें महज मजदूर के रूप में देख रहा था? महाशक्ति अकादमी के अन्य शिष्यों के चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। वे लड़ाई में भाग लेने के लिए यहां आए थे। यदि लड़ाई होता तो वे लड़ते, यदि लड़ाई नहीं होता तो वे अपनी नियमित साधना जारी रखते। क्या तुमने जनरल के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत की? एक उदासीन नजर से अब्दुल्लाह ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं। हालांकि मेघांश नाराज था, लेकिन उसने सार्वजनिक रूप से आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। चूंकि वे इस क्षेत्र में तैनात थे, इसलिए उन्हें यहां के जनरल के आदेशों का पालन करना था। यह अच्छी बात है। यह जनरल का आदेश है, तुम सभी जा सकते हो। अब्दुल्लाह ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और ऊपर से एक जेड सील उड़ी। मेघांश ने जेड सील ली और उसे आराम से जांचा। जनरल का मौखिक आदेश था, जिसमें उसे खदान की रखवाली के लिए समूह का नेतृत्व करने का आदेश दिया गया था। चलो चलें। मेघांश ने समूह को चलने का आदेश देने से पहले कुछ और नहीं कहा। वे पश्चिम दिशा में उड़ गए और जल्दी ही क्षितिज में गायब हो गए। कमांडर, क्या आप सचमुच उन लोगों को खदान की रखवाली करने दे रहे हैं? अल्फा टीम की एक लंबी टुकड़ी ने अब्दुल्लाह से उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल नहीं। अब्दुल्लाह ने अपना सिर हिलाया और एक ठंडी नजर से हंसते हुए कहा, वे लोग 8वें राजकुमार सांभा के पंजे हैं। क्या तुम जानते हो कि 8वें राजकुमार ने हाल के वर्षों में लड़ाई में भाग लेने के लिए लगातार लोगों को क्यों भेजा है? क्या यह उसकी ताकत बढ़ाने के लिए है? काले अल्फा टिम ने पूछा। यह सही है। एक बार जब ये लोग महाशक्ति अकादमी छोड़ देंगे और सेना में प्रवेश करेंगे, तो वे 8वें राजकुमार की शक्ति में बहुत वृद्धि करेंगे, अब्दुल्लाह ने कहा। और उसके साथ ही उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। फिर उसने आगे कहा, हालांकि 8वें राजकुमार की शक्ति अभी भी तीसरे और पहले राजकुमार से बहुत दूर है। यह अभी भी बहुत कमजोर है। मैं समझ गया, काले अल्फा टीम ने आश्चर्य से कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था कि तीसरा राजकुमार 8वें राजकुमार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहा था और उसका पहला कदम 8वें राजकुमार के पंजे काटना था। यह खदान ब्लैक माउंटेन फोर्ट से ज्यादा दूर नहीं थी और यह पर्वत श्रृंखला में कुछ पहाड़ों के बीच में स्थित थी। कुछ ही देर बाद महाशक्ति अकादमी समूह खदान पर पहुंचा। दूर तक देखने पर वहां एक भी प्राणी नहीं था और वह बंजर भूमि जैसा प्रतीत हो रहा था। हर कोई जमीन से एक मजबूत लेकिन रहस्यमय शक्ति को उठता हुआ महसूस कर सकता था। चलो नीचे चलते हैं। मेघांश ने समूह को नीचे चलने और पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने से पहले निर्देश दिया। तुम कौन हो? जिस क्षण समूह नीचे पहुंची, एक तेज और गर्जनापूर्ण जानलेवा आवाज पूरे स्थान में गूंज उठी। चुप चुप चुप। तभी गुफाओं से कई काले अल्फा सैनिक उड़कर आए और समूह को घेर लिया। ये सभी सैनिक मार्शल किंग और मार्शल सम्राट थे। 50 से भी कम मार्शल देव सम्राट थे। एक दुबला पतला आदमी उनका नेता था, जो कांस्य सैन्य पोशाक पहने हुए था और एक मार्शल माननीय की आभा लिए हुए था। मैं जनरल अब्दुल्लाह के आदेश पर इस खदान की सुरक्षा में मदद करने आया हूं, मेघांश ने जनरल को सलामी देते हुए कहा। सील। अपने सामने खड़े समूह की ओर देखते हुए जनरल ने ठंडे स्वर में पूछा। यह सुनकर मेघांश ने तुरंत जेड सील जनरल को दे दी। कमांडर ने अपना सिर हिलाकर और मेघांश की ओर मुट्ठियां मोड़कर जेड सील की जांच की। धीमी आवाज में उसने कहा, डिप्टी कमांडर मेघांश, मेरी बदतमीजी माफ करें। हालांकि जनरल एक मार्शल माननीय थे, वे एक डिप्टी कमांडर भी थे और इस प्रकार उनका सैन्य दर्जा मेघांश के समान ही था। हालांकि यद्यपि उन्होंने मेघांश से माफी मांगी, लेकिन वह बिल्कुल भी ईमानदार नहीं लग रहे थे। तुम बहुत विनम्र हो। मेघांश ने भी उस आदमी की ओर अपनी मुट्ठियां बांध ली। चूंकि तुम यहां हो, इसलिए तुम्हें अब से मेरे आदेश मानने होंगे। क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है? कमांडर ने पूछा।
हाँ, समूह ने सिर हिलाया। यह अच्छा है। आप लोग पहले अपने रहने के लिए सुरंग खोदेंगे और फिर उस जगह की रखवाली के लिए गार्ड नियुक्त करेंगे। हम हर महीने बारी बारी से काम करेंगे और अगले महीने संसाधनों के लिए खुदाई शुरू करेंगे, कमांडर ने निर्देश दिया। हाँ, मेघांश ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। चूंकि उसे यहां भेजा गया था, इसलिए वह केवल अपने वरिष्ठ के आदेशों का पालन कर सकता था। हालांकि इस बार वे संभवतः इस तैनाती से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सौभाग्य से यह तैनाती लंबी नहीं थी। उन्होंने मिलिट्री क्वार्टर से 6 महीने की तैनाती का अनुरोध किया था। 6 महीने पूरे होते ही वे तुरंत अपना सामान समेटकर निकल जाते। इसके साथ ही समूह ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और अपने रहने के लिए कई गड्ढे खोद लिए। अगले दिनों में उनमें से बहुत से लोग वास्तव में रक्षक बन गए और प्रतिदिन खदान पर पहरा देने लगे। अब केवल इतना ही, उन्हें खदान पर नजर रखने के लिए 18 छोटे समूहों में विभाजित किया गया था। यह खदान बड़ी पर्वत श्रृंखला में स्थित थी और पृथ्वी की ड्रैगन नस से जुड़ी हुई थी। यहाँ बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर थे और कभी कभी कुछ निचले आध्यात्मिक क्रिस्टल पाए जा सकते थे। इसलिए यह क्षेत्र अक्सर किरणगिरी देश और रक्त शिष्य कबीले के हमलों से पीड़ित था, इसलिए उन्हें यहाँ पहरा देना पड़ता था। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ शांत था। जहां तक दक्ष का प्रश्न है, उसने इस समयावधि में रैंक 5 मार्शल देव सम्राट क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया था। उसने इतना परिष्कार कर लिया था कि अगले क्षेत्र की बाधा को आसानी से तोड़ा जा सकता था। यह उसके द्वारा बलपूर्वक तोड़ने की तुलना में कहीं अधिक आसान और सहज था। इस दिन वे सभी लोग जनरल से मिलने के लिए एकत्रित हुए थे। अब तुम सब लोग अगले महीने आध्यात्मिक पत्थरों की खुदाई करोगे। खुदाई करते समय तुम पर निगरानी रखने वाला कोई होगा। अगर कोई भी ढिलाई बरतने की हिम्मत करेगा तो उसे निश्चित रूप से बेरहमी से मार दिया जाएगा। जनरल ने लोगों को चेतावनी दी। उसकी आवाज ठंडी और बेरुखी से भरी हुई थी।